लोग कर देते हैं। अच्छा जी, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को सबसे पहले बेटा, ये मैट्रिक में भी पढ़ते आए हो मैट्रिक्स। मैट्रिक में बेटा मैथ्स होती है, एफएससी में नहीं होती, अगर मेडिकल हो तो। वैसे पढ़ते आए हो और बचपन से करते रहती हैं। तो मैट्रिक्स को अगर डिफाइन करें तो क्या होता है? बेसिकली सिर्फ अरे ऑफ एलिमेंट्स भी लिखा जा सकता था, मतलब ये जरूरी नहीं कि रेक्टेंगुलर रखें, इसके अलावा भी हो सकते हैं। अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर्स in rows and column, मतलब in the form of table। आईटी में एक्सेल पढ़ रहे हो? पढ़ चुके हो या पढ़ रहे हो? उसमें वो जो सेल से बने हुए होते हैं इस तरह से, ओके, सेल्स की मैंने बात की है। तो बेटा उनके ये वाले ये रोज कहलाती हैं, और ये जो होती हैं ये कॉलम्स कहलाती हैं, और इस सारे को टेबल बोलते हैं। ओके, इसीलिए मैंने कहा अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, मतलब इन द फॉर्म ऑफ टेबल। अब इधर ही ना कह देना इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अब जरूरी है इसके साथ लिखें इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स। इज कॉल्ड यार मैट्रिक्स एक मूवी भी है इंग्लिश, देखी है? मुझे पता था ऐसे काम तो नहीं किए होने हैं। स्टोरी क्या थी भला इसकी, मैट्रिक्स की? सुभान अल्लाह। सारे मिलके बोलो सुभान अल्लाह। जैसे मुझे याद है, उस हीरो का नाम तो नहीं आता, लेकिन मेरे ख्याल से वो ना मतलब ख्वाब में एक न्यू दुनिया में पहुंच जाता है, और तो ख्वाब से ख्वाब में जाता है। वो इंसेप्शन है। अच्छा, मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स भी थी, हाँ वो इंसेप्शन है। एंड पे पता ही नहीं चलता वो ख्वाब में था या रियल लाइफ में था, हैं? मैट्रिक्स भी इसी तरह ही है। मैट्रिक्स भी इसी तरह से ही थी यार। जी सर। चलें हम ये वाला लेकिन मैट्रिक्स एक्टर देखते हैं जॉन ना। विक था। इस मैट्रिक्स मूवी के हीरो ना आप लोग हो, ओके? तो इस मूवी को अपनी मर्जी से बनाती हैं जी। बेटा एलिमेंट्स अगर ऐसी अरेंजमेंट के रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में हम उसे रख दें और इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स कर दें तो ये मैट्रिक्स बन जाता है। एग्जांपल, कुछ एलिमेंट्स है मेरे पास ए बी सी डी ई एफ। अब देखिए इनकी ये वाली रोज कहलाएंगी, ये वाले कॉलम्स हो गए। तो अब मैं इसे मैट्रिक्स कह दूं? नहीं कहूंगा, क्यों? क्या अब कह दूं? अब ये मैट्रिक्स बन गए हैं। अब हर मैट्रिक्स को ना कोई नाम दे दिया जाता है। मतलब जब आप पैदा हुए थे तो आपको भी तो नाम मिल गया था ना, तो इसी तरह से जैसे कोई मैट्रिक्स बना उसको नाम दे दो, और आपने उसको जो नाम देना है, अब आपका नाम जानवरों से तो नहीं उठाया था, इंसान थे तो इंसानों में से उठाया था ना, तो आपने जो इसको नाम देना है ना वो इंग्लिश के अल्फाबेट ए से लेके जी तक कोई भी नेम दे सकते हो।
लेकिन कैपिटल में। नाम कभी भी स्मॉल इंग्लिश अल्फाबेट्स में नहीं रखोगे। तो आपने इसको नाम दे दिया मैट्रिक्स ए। ओके, इसी तरह से अगर कोई और मैट्रिक्स हो, मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू ए बी सी डी, अब ये मैट्रिक्स बी बन गया हमारे पास। डन। अच्छा, ये वाला चैप्टर ना न्यूमेरिकली एज वेल एज थ्योरेटिकली दोनों तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हर एक चीज, हर एक बात बताते हुए जाऊंगा। भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको मैट्रिक्स के में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हों, आपको उसकी सारी थ्योरी का भी पता होना चाहिए। क्योंकि बेटा आपने 100 मार्क्स लेने हैं, 99 नहीं लेने। ओके, आपने भी 100 मार्क्स लेने हैं। आपको पता है हमारे क्यूएम में इंपॉर्टेंट चैप्टर वैसे कौन कौन से हैं? आप बताओ ना, आपको क्या बताया गया है कि क्यूएम के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन? हाँ, और हाँ जी, चलो ये तो मैथ्स का हो गया। स्टैट्स में सही है। अब इसका आंसर सुनो, क्यूएम में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं? आज से आपका आंसर ये होना चाहिए, ठीक है? चैप्टर 1 की फर्स्ट लाइन से चैप्टर 19 के आखिरी वर्ड तक हर चीज इंपॉर्टेंट है। और जो आपसे ये कहते हैं ना कि फाइनेंस इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो उनके झूठ पे नहीं जाना, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्सेप्ट को अब निकाल दो कि सीए में आप सेलेक्टिव स्टडी करने वाले हो, और जितनी जल्दी इस कॉन्सेप्ट से बाहर निकलोगे ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए हो जाएगा। बस इतना फर्क पड़ता है बस। और सीए में ये याद रखना, जो एक लाइन भी तुम छोड़ के जा रहे हो ना कि यार इसमें तो कुछ नहीं लिखा हुआ, उसी लाइन में से एमसीक्यूज होते हैं, बस इतना याद रखना। हाँ जी, वो तुम्हारे माइंड से खेल होता है ना, उसे पता होता है। फॉर्म के ऊपर तस्वीर लगा के भेजते हो, तो वहीं से आइडिया हो जाता है इसने कितना पढ़ा होगा। अच्छा अच्छा बेटा, कैपिटल ए बी सी डी ये हमारे पास आ जाएंगे मैट्रिक्स के नेम। ब्रैकेट्स के अंदर जो आप लोग ये नंबर्स लिखते रहते हो, अच्छा मैंने ए बी सी डी लिखा है, इसका ये मतलब नहीं है कि अंदर भाई छोटी ए बी सी डी लिख देनी है, मतलब ये नंबर्स भी हो सकती हैं। ये जितने भी मैट्रिक्स के अंदर मैंने जो वैल्यूज लिखी हैं, इन तमाम वैल्यूज को कहा जाता है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स ए में कौन कौन से एलिमेंट शामिल हैं? कितने? मैट्रिक्स बी में कितने? 4, ए बी सी डी, ऐसे ही है ना। अच्छा, एक और मैट्रिक्स लगा, इधर मैं लिखने लगा हूं, एक और कॉन्सेप्ट मैंने साथ में देना है। तो रट्टे लगाने की जरा भी नहीं जरूरत, या पड़ेगी जरूरत? हाँ, और डे क्या है? डे, डेट नहीं। अच्छा जी, इसको मैट्रिक्स सी का नाम दे दें। बेटा मैट्रिक्स सी के एलिमेंट्स ए बी सी डी ई एफ, टोटल एलिमेंट्स 6, ऐसा ही है। अब मैट्रिक्स ए से पूछा गया आपके एलिमेंट्स कितने हैं, उसने कहा 6।
मैट्रिक्स बी से पूछा गया आपके एलिमेंट्स कितने हैं, उसने कहा 6, सॉरी सी से, अभी बी के कंपैरिजन करें ए और सी से पूछा गया आपके एलिमेंट्स कितने हैं, उसने कहा 6। क्या आपको इसका मतलब दोनों सेम सेम है? क्यों, कैसे पता चला? अच्छा, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि मिस्टर ए से पूछा जाए भाई आपके बच्चे कितने हैं, उसने कहा मेरे 4 बच्चे हैं, चलो 6 ही कर लो, उसने कहा कि मेरे 6 बच्चे हैं। मिस्टर सी से पूछा गया आपके बच्चे कितने हैं, उसने भी कहा मेरे 6 बच्चे हैं। इसका क्या मतलब, दोनों इक्वल इक्वल हैं? नहीं, उससे पूछा जाएगा बेटे कितने और बेटियां कितनी हैं। अब मिस्टर ए कहेगा कि भाई 2 बेटे 3 बेटियां हैं, और मिस्टर सी क्या कहेगा, भाई 3 बेटे, अच्छा सुन लो एक मिनट के लिए मैं बताता हूं, 3 बेटे 2 बेटियां, मतलब इस तरह से कुछ ना कुछ चेंज करके बताएगा वो। लेकिन डिफरेंस किस चीज का आ रहा है, आपने उनसे कंफर्म करना है। अभी 6 हैं टोटल, अगर 6 की बात करें, भाई 4 और 2 का कॉम्बिनेशन है कि एक की 4 बेटियां 2 बेटे, एक और होगा जिसके 3 बेटे 3 बेटियां, फिर भी तो 6 ही बन रहे हैं। अगर एक बेटा 5 बेटियां, फिर भी तो 6 ही बन रही हैं। तो डिफरेंट सिनेरियो, डिफरेंट सिचुएशन, एलिमेंट्स इक्वल होने का हरगिज ये मतलब नहीं कि वो मैट्रिसेस सेम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर हम लोगों ने इसको जरा डिटेल्स में जाके देखना होगा, और डिटेल्स क्या होती हैं, हमें उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स का पता होना चाहिए। और सबसे पहले नंबर ऑफ रोज, मैट्रिक्स ए में देखें तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, एक ये वाली और एक ये वाली, इसको रोज कहते हैं। मतलब एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इनको रोज कहेंगे हम लोग। कितनी रोज है हमारे पास, 2। तो आपने इसके साथ जहां पे मैट्रिक्स खत्म करते हो उसके साथ 2 लिख देना है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये क्रॉस है, मतलब आपने मल्टीप्लाई नहीं कर देना, 2 क्रॉस, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स लिख देने हैं। तो कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं हमारे पास, 3, तो 2 इंटू 3। अब जैसे ही आप उसे 2 इंटू 3 करके देंगे, समझ आ जाएगी कि आप जिस मैट्रिक्स की बात कर रहे हो उस मैट्रिक्स में 2 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं। क्लियर? अगर मैट्रिक्स बी की बात करें तो हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू, मैट्रिक्स सी की बात करें तो हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू 2, और ये कहलाता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज multiplied by number of column, और multiplied by C। ये ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स है। R stand for rows and C stand for columns। यहां तक क्लियर है सबको? अब अगर आपको ऑर्डर का पता चल जाए कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, तो क्या आप एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स बता सकते हैं? कैसे? अब अगर आप इन नंबर ऑफ रोज को मल्टीप्लाई करवा दो नंबर ऑफ कॉलम्स के साथ, तो वो एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स बनेंगे, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स नहीं रहेगा। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन से पहले तक ही लिखा जाता है, मतलब इसको इज इक्वल टू करके नहीं लिखेंगे कि इज इक्वल टू 6, वो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स नहीं होगा, वो एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स बन जाएगा।
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्लियर है सब लोगों को? उसके बाद इन मैट्रिसेस की कुछ टाइप्स होती हैं, इन मैट्रिसेस की कुछ टाइप्स हैं, वो जाके देखते हैं। सबसे पहली टाइप टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहली टाइप रो मैट्रिक्स। फर्स्ट टाइप रो मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स, अब इसमें ना रट्टे नहीं लगाने की जरूरत, कॉन्सेप्ट क्लियर, एमसीक्यू सॉल्व और नॉलेज भी गेन हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने डेफिनेशंस को एज इट इज रिप्रोड्यूस नहीं करना, यहाँ पर हमारे पास बस नॉलेज होना चाहिए कि ये चीज है। जी बेटा, रो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स, नाम से जाहिर होता जाएगा, आपको पता चल जाएगा ये वाली मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स से मुराद ऐसी मैट्रिक्स जो के सिंगल रो पर हो, जिसमें अगर ऑर्डर लिखने लगे तो नंबर ऑफ रोज 1 लिखें, मतलब 2 3 4 5 नहीं। हाँ, नंबर ऑफ कॉलम्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ रोज सिंगल। अगर किसी मैट्रिक्स में सिंगल रो है तो हम उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसा कि मैं इसे आर से डिनोट कर देता हूं, ए बी सी डी। अगर इस किस्म की कोई मैट्रिक्स आपको मिल गई तो इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे? अब अगर इसको ऑर्डर लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 1 into 4। ओके, अच्छा, अगर जर्नल फॉर्म में मैं इसका ऑर्डर लिखना चाहूं कि रो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर ऑफ अ रो मैट्रिक्स आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? 1 into C। शाबाश बेटा, जर्नल ऑर्डर ये है R into C। तो यहाँ पर तो हमने कंफर्म कर दिया कि रो 1 होनी चाहिए, तो उसको तो 1 रखो। हाँ, C कुछ भी हो सकता है, तो 1 into C। हर वो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 1 into C है, हम उसे रो मैट्रिक्स कहेंगे। कोई क्वेश्चन? ये C की वैल्यू 0 भी तो हो सकती है ना? नहीं हो सकती, C की वैल्यू 0। C की वैल्यू चलो 1 तो हो सकती है ना, 1 रो 1 कॉलम। भाई अगर कोई मेरे पास मैट्रिक्स यूं आ जाए, क्या इसे रो मैट्रिक्स कह दूं? क्या इसको रो मैट्रिक्स नहीं कहना, इसको रो मैट्रिक्स नहीं कहना। अब यहां पर कंडीशन है इसके साथ कि C ग्रेटर देन इक्वल टू 2। C10 नहीं होना चाहिए, C ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। मतलब 1 into 2 की मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स ये वाली, ये अगर आ जाए, ये रो मैट्रिक्स 1 into 2, 1 into 3, 1 into 4, 1 into 10 रो मैट्रिक्स है। क्लियर? 1 into 1 क्या है वो बाद में पढ़ेंगे, अभी इतना कि आपने उसको रो मैट्रिक्स नहीं कहना। ओके भाई साहब, फ्रीदुल्ला, नेक्स्ट कौन सा मैट्रिक्स आएगा?
कॉलम मैट्रिक्स। बेटा ये नेम के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा किए जाते हैं और सिर्फ एक एक वर्ड पर उसका नेम चेंज हो जाता है मैट्रिक्स का। तो बहुत तवज्जो से सुनिएगा कि इन तमाम में डिफरेंस क्या कुछ आता है। अब कॉलम मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 1 होने चाहिए। शाबाश। C इज इक्वल टू A B C। नंबर ऑफ कॉलम 1 होने चाहिए और नंबर ऑफ रोज कुछ भी हो, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम 1। तो ऐसी मैट्रिक्स को आपने क्या नाम देना है? कॉलम मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर क्या है? 3×1। किसी को कोई इशू? लेकिन अगर इसके ऑर्डर को इन जर्नल फॉर्म एक्सप्रेस करना हो तो हम उसे क्या लिखेंगे? ऑर्डर ऑफ एनी कॉलम मैट्रिक्स इज, हाँ जी, क्या होना चाहिए ऑर्डर? और क्रॉस 1। फिर नंबर ऑफ कॉलम कंफर्म हो गए कि 1 ही होंगे, लेकिन नंबर ऑफ रोज कुछ भी हो सकती हैं अदर देन 1 एंड 0। मतलब नंबर ऑफ रोज यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए। ये कंडीशन है इसकी। भाई 1 के लिए एप्लीकेबल नहीं है ये। 1×1 अगर रो मैट्रिक्स नहीं था तो 1×1 कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं है। क्लियर है बात? शाबाश, गुड। नेक्स्ट चलें। हादिया की समझ तो नहीं आ रही यार? देखो कमाल हो गई, इसे भी समझ आ रही है, हैं फरीदुल्ला? कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, हाँ जी बेटा, इस शेप को रेक्टेंगुलर शेप कहा जाता है। ऐसा ही है ना, जिसकी आमने सामने की जो मेजरमेंट्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए। ऐसे ही पढ़ा था ना रेक्टेंगुलर के लिए। मतलब ये 2 साइड्स एक दूसरे के इक्वल हों, ये 2 साइड्स एक दूसरे के इक्वल हों, तो हम लोग कहते हैं कि ये रेक्टेंगुलर शेप है, लेकिन चारों एक दूसरे के इक्वल ना हो। हाँ, ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। चलो शुक्र है तुम्हें रेक्टेंगुलर का तो पता है, हैं अली जी? तो बेटा हर वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स एक दूसरे के इक्वल ना हो, उसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अगर इसकी एग्जांपल देखें तो ये कुछ इस तरह से हो सकती है। हाँ जी, फर्स्ट का ऑर्डर बबलू कहीं ख्यालों में खोया हुआ था।